नमस्कार। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम। मित्रों, मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज अपना ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ अपील करना चाहता हूँ। और वो अपील हमारी ये है कि आप हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी कमेंट्स लिखिए। और मैंने अभी पिछली वीडियो में कहा था, मैंने अपने एक व्हाट्सएप चैनल का एक स्कैनर, एक बारकोड दिया था और सबसे कहा था कि सब लोग ज़रूर ज्वाइन करें, इसको फॉलो कर लें मेरे उस व्हाट्सएप चैनल को, क्योंकि उसमें बहुत सी चीज़ें, जानकारी है। उस पर बहुत सारे लेख रहते हैं मेरे। उस पर मेरे बहुत सारे ज्योतिष से जुड़े हुए, आयुर्वेद से जुड़े हुए बहुत सारे लेख उस पर आपको मिलेंगे। तो मतलब जानकारियों का खजाना है पूरी तरह से। तो मैंने कहा था ज्वाइन करने के लिए, मगर बहुत कम लोगों ने ज्वाइन किया। तो वो सबको ज्वाइन करना है। देखिए, तभी जब जुड़ते हैं एक दूसरे से तो बात आगे बढ़ती है। तो आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। ये मैं आपको दिखा दिया इसका व्हाट्सएप का बारकोड। आप उसको अपने कैमरे पर जब स्कैन करेंगे बारकोड को, तो आपको एक लिंक मिलेगा नीचे, उस लिंक पर क्लिक कर दीजिएगा, चैनल खुल जाएगा और उसको फॉलो कर लीजिएगा बस। ठीक है। उसमें एक नोटिफिकेशन बेल होगी, उसको ऑन कर लेंगे तो आपको हर लेख के ऊपर आपको जो है वो अलर्ट मिलता रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं मित्रों आज की बात। तो दरअसल देखिए, आज मेरी बात जो है वो थोड़ी सी कड़वी होने वाली है। और हो सकता है कि हमारे बहुत सारे जो ब्राह्मण बंधु हैं उनको वो बात अच्छी ना लगे, हो सकता है। पर चूँकि जो मुझे लगता है सही है, मैं वो कहूँगा। और वो इसलिए कहूँगा क्योंकि आप जानते हैं, शुरू से ही डे 1 से जब ये यूजीसी का प्रोटेस्ट शुरू हुआ था, तो मैंने अपनी तरफ से जो कुछ कर सकता हूँ, जितना मेरे पास भगवान ने शक्ति दी, मैंने पूरे पुरजोर तरीके से उसका विरोध किया। और आप सब लोग जानते हैं कि हमारे विरोध की आवाज़ आप सब ने महसूस की होगी। जो हमने यहाँ पे आपसे बातें कहीं, आपको वो बातें इसके बाद गली मोहल्ले चौराहों पर किसी के मुंह से सुनते हुए आपको नज़र आई होंगी। तो आप हमारी निष्ठा में कोई कमी नहीं मान सकते कि समाज के प्रति हमारी जो निष्ठा है उसमें आप कभी ये समझेंगे नहीं कि हाँ मेरे में कोई कमी है। ये आप नहीं समझेंगे कि मैंने कोई निष्ठा में अपनी कमी रखी है। लेकिन देखो, हमें हर एक आंदोलन की, हर एक मूवमेंट की ना एक अनुशासन होना बहुत ज़रूरी है। बिना अनुशासन के तो कोई सेना भी काम नहीं कर सकती। और हर आंदोलन का नेता जो है ना, वो सही होना बहुत ज़रूरी है। अब हम देख ये रहे हैं कि सबसे पहले तो जो हमारे ब्राह्मण भाई थे, क्योंकि जाहिर सी बात है कि वैसे तो सामान्य वर्ग में तीनों ही आते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन आप जानते हैं कि इस तरह के कार्य जितने भी होते हैं जुड़े हुए, अक्सर हम देखते हैं कि उसमें हमारे जो ब्राह्मण बंधु हैं वो लिखने पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा आगे रहते हैं। तो ज़्यादा उनकी ट्विटर वगैरह पर उनकी पोस्ट ज़्यादा दिखती है, स्पेसेस में ज़्यादा दिखते हैं वो लोग, ट्विटर स्पेसेस में। तो हमने इस चीज़ को देखा कि सबसे पहले तो जो प्रोटेस्ट हुआ हमारा, तो सुप्रीम कोर्ट का स्टे जब नहीं लगा था, उसके पहले जो प्रोटेस्ट हमारा हुआ, तो उस सब प्रोटेस्ट में, जितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उन प्रोटेस्ट में ना तो कहीं कोई मधुकिश्वर थी, ना तो कहीं कोई अभिव्यक्तेश्वरानंद थे, ना उसमें कहीं कोई आनंद स्वरूप थे। ठीक है। पूरा प्रोटेस्ट हुआ, जनता ने प्रोटेस्ट किया, सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत उस पर स्टे दिया, सरकार पे दबाव पड़ा। लेकिन अब हम क्या देख रहे हैं धीरे धीरे करके कि उस पर जो हमारे बहुत से ब्राह्मण भाई थे, उन्होंने अवमुक्तेश्वरानंद को यूजीसी प्रोटेस्ट का लीडर बनाने की भरसक प्रयत्न किया। लेकिन चूंकि जो अवमुक्तेश्वरानंद हैं वो कांग्रेस पार्टी के एक तरह से प्रभावित हैं, कांग्रेस पार्टी से। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हिंदू टूटे, यूजीसी तो सही मानती है वो। इसीलिए शंकराचार्य जो कहते हैं अपने आप को, मैं मानता नहीं, अवमुक्तेश्वरानंद ने यूजीसी पर बहुत दबाव डालने के बाद एक बयान दिया यूजीसी के ऊपर। और उन्होंने यूजीसी पे ना तो कोई मूवमेंट किया, ना कुछ किया। ठीक है। उन्होंने बड़ा दबाव पड़ा तो उन्होंने एक बयान यूजीसी पर दे दिया। लेकिन इसके बाद भी तमाम ऐसे ब्राह्मण हैं जो कि अवमुक्तेश्वरानंद को अपना नेता चुनने के लिए कि हमारे नेता ये हैं, जबकि वो इनके नेता बनने को तैयार नहीं है, कि हम नहीं मानते इनकी। मतलब वो यूजीसी प्रोटेस्ट पर एक, अच्छा आप जरा ध्यान से सोचिए इस बात को, वो क्या कर रहे हैं। अगर आज वो यूजीसी प्रोटेस्ट को लेकर के धरने पे बैठे होते, यूजीसी को लेके अगर अवमुक्तेश्वरानंद को यात्रा निकालते होते ना, तो इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं था, पूरा देश में सामान्य वर्ग उनको अपना नेता मान लेता। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के एजेंडे को सूट नहीं करता, इसलिए उन्होंने वो काम नहीं पकड़ा। उन्होंने क्या पकड़ा? उन्होंने गौ रक्षा के मुद्दे पर पकड़ा कि वो गौ रक्षा के मुद्दे पर जो है वो गौ धर्म रक्षा यात्रा हम निकालेंगे, उन्होंने ये सोचा। अब जरूर देखो, समझने वाली बात क्या है कि
आरएसएस के लोग भी समझते हैं इन चीज़ों को कि आप याद कीजिए जब गोपाष्टमी हुई थी, इंदिरा गांधी का राज्य था और उस समय बड़ी संख्या में साधु संतों को मारा गया था, गाय के मसले पर आंदोलन कर रहे थे, गौ माता के मसले पर आंदोलन चल रहा था। और इतनी बड़ी संख्या में 400-500 साधु संतों को मारने के बाद भी जो हिंदूवादी संगठन थे, जो आरएसएस थे, वो समाज के अंदर गाय को लेकर के कोई बहुत बड़ी लहर पैदा नहीं कर सके। यानी आरएसएस या बीजेपी गाय के मुद्दे को उसने बहुत कोशिश की उठाने की, जनसंघ ने, लेकिन तब जनसंघ कभी भी देश के अंदर बड़ी पार्टी नहीं बन सकी। देश के अंदर बड़ी पार्टी तभी बनी जब राम मंदिर के मुद्दे को उठाया गया। यानी आप सोचिए कि एक ऐसा मुद्दा जो कि आज से इतने वर्षों पहले उसके लिए पूरा प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी जो जनमानस था उसमें वो मुद्दा उस तरह ट्रेंड नहीं हो सका, उस मुद्दे पर लोग इकट्ठा नहीं हो पाए। आज का कटु सत्य, सबसे बड़ा कटु सत्य ये है कि गौ रक्षा के लिए हमारे कितने बेचारे लोगों ने अपनी प्राण उत्सर्ग कर दिया। कितने लोग हमारे बेचारे गौरक्षा जो कि जेलों में बंद हैं आज। बड़ी दुख की बात है बहुत, और ये बड़ी पीड़ा की बात है। लेकिन आप जरा ध्यान से देखिए कि ये कटु सत्य है कि नहीं, कि वो हिंदू ही है जो सबसे ज़्यादा गायों को खोल देता है कि ये गायें जहाँ चाहे वहाँ जाएँ, किसके खेत चरे, वो अपने खूंटे पर रखता नहीं बूढ़े होने के बाद में। और इसके बाद वो किस तरह से खुद ही क्या होता है, कहीं से कैसे वो दिया जाता है, वो आप सब जानते हैं। उसमें हम कोई आरोप लगाना नहीं चाहेंगे। लेकिन सत्य ये है कि जब राम मंदिर का मुद्दा बीजेपी ने उठाया, तब जाकर के बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन गई। तो अगर शंकराचार्य को मुद्दे उठाने थे तो गौरक्षा मुद्दे के साथ में उनको कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा उठाते, ज्ञानवापी का मुद्दा उठाते। अगर ये सब मुद्दे उठाते तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूं कि वो एक नेता बनते, और मैं कह रहा हूं कि उनकी बड़ी जनमानस में पकड़ हो जाती। लेकिन उन्होंने जानबूझ करके इस मुद्दों को नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि वो जानते थे कि जब वो ये मुद्दा उठाएंगे ना, तो उससे जो हिंदू इकट्ठा होगा, उससे कांग्रेस पार्टी का एजेंडा कमजोर होगा। इसलिए उन्होंने वो मुद्दा उठाया ही नहीं। अच्छा, अब देखिए उनकी जो यात्रा निकली, उस यात्रा में कितने लोग आए? उस यात्रा में मुश्किल से 200-300 लोग आए, और उसमें भी बाद जानकारी मिली कि जो लोग आए थे वो समाजवादी पार्टी के लोग आए थे। यानी उसमें कोई शामिल नहीं हुआ। तो उनकी यात्रा में जब कोई शामिल नहीं हुआ तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने ये कहा कि भाई ये तो जो है क्या कहते हैं कि वो शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद की जो दुकान है वो तो घी की दुकान है, वो कोई नकली घी की दुकान नहीं है। उन्होंने इस तरह से अपने फ्रस्ट्रेशन को निकाला। लेकिन सत्य ये है कि उनके साथ कोई खड़ा नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन हम इसके बावजूद भी हमारे कुछ ब्राह्मण भाई हैं जो कि यूजीसी को लेकर के रोज़ नए नए वीडियो बनाते हैं, कमेंट लिखते हैं, पर वो स्पेस करते हैं। लेकिन वो जो है शंकराचार्य अमितेश्वरानंद को अपना जो है वो क्या कहते हैं कि अपना नेता बनाने में तुले हुए, जबकि वो नेता बनने को तैयार नहीं है। अच्छा, अब जरा समझिए कि वैसे भी आगे बात करते हैं, पर एक यहाँ पे डिस्क्लेमर जोड़ना बहुत जरूरी है, वो मैं बार बार जोड़ूंगा। वो क्या है कि जब जो आदि शंकराचार्य जी ने जो मठानुशासनम जो लिखा था, जिसमें उन्होंने 73 श्लोकों में ये लिख दिया कि कौन शंकराचार्य पद के योग्य है, जब उसमें ही उन्होंने लिख दिया कि एक शंकराचार्य एक पद, और इनके जो गुरु जी थे स्वरूपानंद जी महाराज, उन्होंने जो है 2-2 पद पे कब्जा करके बैठ गए। अब जब वो 2 पद पे कब्जा करके बैठ गए तो सीधे सीधे आदि शंकराचार्य के आदेश का उल्लंघन है। तो क्या आदि शंकराचार्य आज होते तो स्वरूपानंद को बोलते कि तुम शंकराचार्य हो? नहीं, मना कर देते भाई कि तुम हमारी आज्ञा को उल्लंघन कर रहे हो। तो जब वो शंकराचार्य नहीं हो सकते क्योंकि वो 2 पदों पर बैठ गए, तो उनका जो शिष्य है वो शंकराचार्य कैसे हो सकता है? हो ही नहीं सकता। लेकिन इसके बाद भी कुछ जो ब्राह्मणवादी लोग हैं, जो ब्राह्मण जो हैं, कुछ यूजीसी आंदोलन को लीड करना चाहते हैं, वो अभी भी पकड़ के बैठे हैं अविमुक्तेश्वरानंद को। और अविमुक्तेश्वरानंद क्या कर रहे हैं? अब उनके पास अपनी कोई भीड़ तो है नहीं, तो वो क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि मुझे यहाँ वहाँ से नेता मिल जाए। अच्छा, नेता उस चीज़ को समझते नहीं है। अब मैंने जो है जो एडवोकेट अनिल मिश्रा जी हैं, उनके मित्र मेरे साथ जो कुछ एक आध लोग जुड़े हुए हैं, तो मैंने कहा कि भाई उनको बोलिए कि उनके साथ खड़े ना हो, वरना उनकी बहुत इमेज पे डंड पड़ेगा। अलंकार जी का भी बहुत पहले एक बार बात उनसे भी हुई मेरी, तो मैंने भी एक तरह से उनको तो नहीं मैंने कहा, पर मैंने अपने बार बार अपनी लेखों में लिखा कि भाई देखो, उनके साथ जो खड़ा होगा उसकी छवि डैमेज होगी। लेकिन आप देखिए इसके बाद भी शंकराचार्य जो ये अमितेश्वरानंद इतने चतुर हैं कि वो कुछ ना कुछ लोगों को जोड़ कर कि हमारे पास कुछ तो भीड़ आ जाए, तो उन्होंने बुला करके जो है एक को कहा कि साहब तुम आज से जो है धर्माधिकारी हो गए, तुम्हें धर्माधिकारी का पद दिया और तुमको धर्मालंकार का पद दिया। तो मतलब ये सब करके क्या कर रहे हैं? अपनी राजनीतिक हित के लिए कर रहे हैं सब चीज़ें। तो हम ये कहना चाहते हैं
कि जो मोदी का विरोधी है तो मोदी का विरोधी तो पाकिस्तान भी है, तो हम उसके साथ तो खड़े नहीं हो सकते ना यार। हम यूजीसी जो हमारे मुद्दे सामान्य वर्ग के हैं, चाहे वो यूजीसी का मुद्दा हो, चाहे वो एससी एसटी का मुद्दा हो, और तमाम मुद्दे जो हैं, जो बेतहाशा आरक्षण बढ़ा रहे हैं, वो सब मुद्दा हो, उस सब मुद्दे पे हम लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन उस आंदोलन की पवित्रता को बरकरार रखना भी तो हमारी जिम्मेदारी है, वो भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो कौन रखेगा भाई? तो वो हमें रखना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अब ये तो पूरा आपने देखा कि किस्सा जो है वो अव्युक्तेश्वर आनंद का हो गया। अब आगे जरा बढ़िए, देखिए मधु किश्वर जी को अब ले आए साहब। मैंने देखा कि मैंने कहीं पे देखा कि मधु किश्वर को लेकर के, अब कुछ ऐसे हमारे ब्राह्मण भाई हैं जो कि मधु किश्वर को बिल्कुल जो है एकदम उठा करके कि भाई अब ये हो गई, जो है अब ये चलेंगे, मोदी की खिलाफत कर रही। और जो मोदी खिलाफत करे तो मधु किश्वर, आप देखिए मधु किश्वर कौन। सबसे दिलचस्प बात यह है जो मैंने अब तक नहीं कही, लेकिन मुझे कहनी पड़ेगी। क्यों कहनी पड़ेगी? कि मधु किश्वर ने जो मधु किश्वर ने अपना लेख लिखा था मोदी के खिलाफ में, उसमें जो मधु किश्वर ने ये लिखा कि हम जो है वो मोदी को लेकर के, हमने संघ के अंदर जो टॉप लीडरशिप है उनके लोगों के मुंह से हमने मोदी के बारे में बहुत सारी उनके चरित्र पर बातें सुनी हैं, ऐसा उन्होंने कहा। तो कोई भी अगर उस संघ से जुड़ा हुआ रहा है, या अगर विश्व हिंदू परिषद से जुड़ा रहा है, या उसके पास अगर जो है वो इस तरह की टॉप लीडरशिप में शामिल रहा है, और मैं भी जानता हूं कुछ लोगों को, तो मेरी भी कभी ऐसी कुछ, कभी उस दर हम लोग गए, कभी देखा, तो ये बात सच है जो कह रही मधु किश्वर कि हाँ इस तरह की चर्चाएं होती हैं संघ में, होती हैं, लोग करते हैं संघ के नेता चर्चाएं इस तरह की। लेकिन भाई सवाल ये उठता है, आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास कोई सबूत नहीं है, और जब उस सबूत नहीं है, और कोई तड़कता भड़कता सबूत नहीं है जब, और उसके, तो फिर जाहिर सी बात है कि फिर मुद्दा वही खत्म हो जाता है। अब ऐसे किसी की निजी जीवन में, आप मेरा वीडियो देखते हैं रोज, मान लीजिए आप किससे अपने फ़ोन पे बात कर रहे हैं, या फलाने कोई किससे बात कर रहा है फ़ोन पे, 2-4 मिनट सुकून लेने के लिए, 10 मिनट सुकून लेने के लिए कोई कहीं भी जा सकता है। तो अब किसी की निजी जीवन में हम लोग क्यों दखलंदाजी करेंगे भाई? उसका अपना निजी जीवन है, वो जाने। आमतौर पर तो यही होता है ना कि हम कहते हैं कि हम निजी जीवन में बात नहीं करेंगे। तो जब बात तो सिद्धांतों की हो रही थी, बात मूल्यों की हो रही थी, बात नीतियों की विरोध की हो रही थी, बात मुद्दों के विरोध की हो रही थी, लेकिन क्या उसमें घुसेड़ दिया गया लाके अलग चीज़, जिसका कोई मतलब नहीं है और जिससे हमें कुछ मिलेगा नहीं। और अधिकांश लोग इस बात को बिना सबूतों के क्या है वो, कि वो सूत्र कपास और जुलाओं में लट्ठन लट, और कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात ये, आप जरा देखिए, उसको जरा ध्यान से समझिए, बात क्या है, मुख्य बात क्या है भाई। इन्होंने ये कहा कि हमने एक पुस्तक लिखी, मोदी मुस्लिम एंड मीडिया, और वो जो उन्होंने पुस्तक लिखी उस पर उन्होंने ये कहा कि उनका चरित्र के बारे में हमने जब सुना तो हम उनको पुस्तक उनको देने ही नहीं गए। तो अब उनसे जो है कई प्रमुख सवाल उठते हैं उनके ऊपर। पहला प्रश्न तो भाई यही उठता है सबसे बड़ा, कि आप जब यासीन मलिक के साथ में मंच साझा कर रही हैं, और यासीन मलिक खुद ही कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं का हत्यारा है वहाँ पे, क्या नाम है, कश्मीर के अंदर, या उन जैसे आतंकवादी संगठनों का सरगना रहा है वो, तो आखिर उसके साथ आपने मंच साझा कैसे कर लिया? अब जो लोग जो है वो पंडितों के हत्यारे हैं, क्या उनके साथ आप मंच साझा करेंगे, फिर कहेंगे हम यूजीसी की बात करेंगे, या ये हम यूजीसी के लोगों के लीडर बनेंगे? ये तो उचित नहीं है, ये तो अनुचित है। और दूसरी सवाल ये है कि भाई आप ये बताइए कि भाई ऐसा तो नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, पहली बात तो ये है कि नरेंद्र मोदी की जो जब 26 मई 2014 को उन्होंने शपथ ली, और 25 जून 2014 को आपकी किताब रिलीज हो गई, यानी 1 महीने के अंदर आपकी पुस्तक जो है वो रिलीज हो गई। अब भाई सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री बनते ही आपने उनके ऊपर पुस्तक लिख डाली, और पुस्तक लिख करके आपने क्या किया भाई? भाई अगर जो है कोई व्यक्ति जो कि प्रधानमंत्री बन गया, उसके ऊपर आप पुस्तक लिख रहे हो, तो आमतौर पर तो लोग यही मानते हैं साहब कि ये तो चापलूसी के लिए होता है, कि नेताओं की नज़रों में आने के लिए, और किस लिए होता है? क्या ये चापलूसी नहीं है? अबे हम अपने बारे में, अगर हम अपने बारे में बताएं तो भाई हमने भी 15-20 साल दिल्ली में, एनसीआर में ही क्या कहते हैं काम किया है, पत्रकारिता ही में काम किया है, बड़े चैनलों में काम किया है, पर हम कभी किसी नेता के साथ फोटो नहीं खिंचाई हमने आज तक। हमारे भी तो यूट्यूब पे 5 लाख सब्सक्राइबर है, हमारे भी फेसबुक पर 30,000 सब्सक्राइबर है, हमारे भी ट्विटर पर लेख वायरल हो जाते हैं,
लेकिन हम तो किसी नेता से मिलने नहीं गए आज तक। क्यों नहीं गए? क्योंकि हम जानते हैं कि पत्रकारिता का धर्म क्या है, कि हम जानते हैं कि हमें किसी की चापलूसी कम से कम नहीं करनी है। हमने अगर कहीं फ़ोटो खिंचाई अपनी, तो हमने आचार्य धर्मेंद्र जी महाराज के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई, हमने यति नरसिंहानंद सरस्वती के साथ अपनी फ़ोटो खिंचवाई, पर हमने किसी नेता के साथ फ़ोटो खिंचवाने से सदैव परहेज किया। क्यों किया? क्योंकि हमको पता है कि इसके बाद लोग क्या लेबल लगाएंगे हमारे ऊपर, कि हम क्या हैं या हम क्या चाहते हैं। अक्सर लोग ये गलतियां करते हैं, जो पत्रकार होते हैं वो करते ही रहते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। जहां आवश्यक हो तो वहां पर जरूर कि करना चाहिए, पर हर जगह क्या इसकी आवश्यकता है, लेकिन उन्होंने ऐसा किया। अच्छा, अभी तो दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि चलो मान लिया कि उन्होंने पुस्तक लिख दी, चलो मान लिया कि उन्होंने चापलूसी करी दी, लेकिन सवाल ये उठता है कि भाई आखिर उसके बाद उन्होंने फिर ये कैसे मन में सोचा कि मैं ये पुस्तक जा करके प्रधानमंत्री जी को दूं? भाई ठीक है, आपने पुस्तक लिख दी, अब अगर पुस्तक चर्चा होगी पुस्तक की तो वो प्रधानमंत्री जी खुद लेके पढ़ लेंगे या आपसे मंगवा लेंगे। आपने सोचा ही क्यों? आपके मन में इच्छा उठी ही क्यों कि हम जाएं मिलने के लिए उनसे? इसका मतलब तो यही ना कि आपके अपने कुछ ना कुछ स्वार्थ जरूर रहे होंगे कि हमें कुछ मिल जाए। ठीक है, तो इसके अलावा फिर चौथा बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर आपकी पुस्तक 2014 में आई और तब तक लंबा कार्यकाल मुख्यमंत्री के तौर पे मोदी का हो चुका था गुजरात के अंदर में, तो इसमें ये सवाल उठता है भाई कि ये बताओ कि इतने लंबे समय में जब उनके चरित्र के बारे में तुम जान रही थी, तो आपने फिर उस पर लिखा क्यों नहीं? पुस्तक में अपने लिख दिया होता पुस्तक में, तो उससे लोग ये समझते कि भाई जो है कि इनका चरित्र ठीक नहीं है। तो आपने तो अपने पाठकों के साथ अन्याय किया, आपने तो वो सब कुछ नहीं किया। तो इस तरह के और भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। सबसे बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात यह है भाई देखो समझने वाली, कि हर कोई जो है ना वो सत्ता बदलने पर हर कोई, भाई 2014 में सत्ता जब बदली तो हर कोई जो है हिंदूवादी हो गया। जो घोषित वामपंथी थे और जिनके ऊपर जो है वो लेस्बियन होने के आरोप साहब लग जाते थे कि ये है वो है, करण जौहर तक जो है हिंदूवादी हो गया अब तो। मतलब वो बड़े बड़े एंकर जो कि जिन्होंने अपनी पूरे जीवन जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के चरण चाटने में, तलवे चाटने में बिता दिए थे, वो सब हिंदूवादी हो गए। तो अवसरवादी हैं ये सब। अब अवसरवादियों को नेता अपना क्यों बनाना चाहते हैं भाई? क्यों बनाना चाहते हैं? क्या मिलेगा इससे? हासिल क्या होगा इससे? जनता के बीच में एक गलत इमेज जाएगी और कुछ भी नहीं, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि थोड़ा शांत भाव से मन में बैठ के सोचिए, और हमेशा कुछ ना कुछ जो है वो कि कोई किसी पे आपको, अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से मूवमेंट आगे बढ़े वैचारिक रूप से, तो इसके लिए आवश्यक है कि उसकी जो पवित्रता है वो बरकरार रहे। और ये तर्क नहीं हो सकता कि बस अगर जो है कोई भी हमारे साथ, अगर कोई मोदी का विरोध करे साथ खड़े हो जाएंगे हम, तो भैया ये तो बड़ी गलत बात हो गई। फिर तो ये थोड़ी संभव है। कल को फिर पाकिस्तान हमला कर दे तो हम कहते पाकिस्तान तक साथ खड़े हो जाए। ये तो फिर वामपंथी में फर्क क्या रहा है? फिर वामपंथी यही करते हैं ना। जब चाइना ने हमला किया तो वामपंथी खड़े हुए चाइना के साथ में, नेहरू जी को जेल भेजना पड़ा उनको वहाँ वामपंथियों की, ये तो सपोर्ट कर रहे हैं चाइना का खुल के एकदम, और खून देने से मना कर रहे हैं, खून नहीं देंगे भारत के लोगों को इसकी वजह से। तो इन सब चीज़ों को हमें समझना चाहिए। और यहाँ पर मेरी टिप्पणी कटु हो सकती है, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि हमारे अधिकांश जो हमारे, वैसे तो अमीर खुसरो ने लिखा है अपनी पुस्तकों में कि भारत का हर ब्राह्मण जो है वो अरस्तु के समान होता है। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा अमीर खुसरो ने लिखा है। और वो लोगों का माथा देख के बता देता है कि साहब भूत भविष्य वर्तमान क्या है। ऐसा अमीर खुसरो लिख के गए हैं। वो तो इस्लाम के जानने वाले हैं, हमारा उनसे, हम तो खुद अपनी तारीफ नहीं कर रहे, वो खुद अरस्तु लिखा है। उस जमाने में रहे होंगे उस तरह के, आप तो पता नहीं वैसे हैं कितने ही हैं। लेकिन बड़ी बात क्या है, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो ब्राह्मण हैं उनका अधिकांश जो पूरा दिमाग है वो क्या हो रहा है, वो इसमें लग रहा है कि अगर कोई व्यक्ति सही तौर पे अगर आगे जा रहा हो तो उसको पीछे कैसे खींचा जाए। बुरा मत मानिएगा इस बात का, लेकिन ये हकीकत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास ब्रेन तो बहुत है। मतलब ऐसा अरस्तु कहता है, ऐसा वो अमीर खुसरो कहता है, और लोग कहते हैं इनके पास ब्रेन है, या इनके पास ब्रेन थोड़ा अच्छा है। लेकिन जो अच्छा ब्रेन है वो उपयोग कहाँ हो रहा है? वो जहाँ भी आप देखिए, तमाम जितनी भी पार्टियां हैं, उन पार्टियों में जो भी रणनीति बनाने वाले लोग हैं वो कौन है? ज़्यादातर ब्राह्मण है। चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे वो हर जगह देखो आप। तो कहीं ना कहीं हमको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि
हमारा नुकसान कहाँ कैसे हो रहा है, ये हमको समझने की बहुत आवश्यकता है। ये बहुत कटु कटु कुछ बातें हैं जो मुझे दिखता है समाज में, मैंने वही बताई। किसी को बुरा लगा हो तो उसके लिए हमें क्षमा करना, लेकिन जो सत्य है वो भी बोलना चाहिए। तो भैया सब लोगों से फिर से एक बार हमारी ये अपील है, प्रार्थना है, कृपया ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों को साथ लेकर के अपने आंदोलन को मिसगाइड ना करें, इससे बहुत नुकसान होगा। और फिर से एक बार हमारी अपील आपसे वो ये है कि भैया आप लोग ज़रूर हमारे इस हमारा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसका बारकोड आपको हम यहाँ पे दिखा भी रहे हैं। आप उस बारकोड पे अपने कैमरे से स्कैन करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको हमारा चैनल मिलेगा, वहाँ पे जाकर के उसको फॉलो कर लीजिएगा। फॉलो कर लेंगे आप तो आपको फिर जो है हमारे बहुत सारे वहाँ पे आर्टिकल्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल मिलेंगे आपको पढ़ने के लिए, आपको मज़ा आएगा पढ़ के उसको। और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।